22 এপ্ৰিলৰ দিনটোৰ যদি কথা পুনৰবাৰ মনত পেলাই দিওঁ 22 এপ্ৰিলত ভাগ্যক্ৰমে পৰিয়ালসহ ৰক্ষা পৰিছিল এজন লোক কিন্তু তেওঁ চকুৰ সন্মুখতে কি দেখিছিল চকুৰ সন্মুখতে দেখিছিল ইজনৰ পিছত সিজন লোক ঢলি পৰিছে নিউজ 18ৰ সন্মুখত পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ হি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা थोड़ा बताइए हुआ पति को मार दिया नहीं बेटा शांत रहो लो मुझे बताइए उस दिन पहलगाम में आपके कितने बजे का समय था और क्या वाकया आपने अपने ऑफिस में एक्चुअल में एग्जिट टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं है मोबाइल में से बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो हमने उसी समय खींचे थे 5 मिनट पहले पूरा माहौल अच्छा था लोग इंजॉय कर रहे थे खेल रहे थे काफी फैमिली थी बच्चे थे लोग फोटो खिंचा रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है बिल्कुल सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा वो कौन सा मूवमेंट था जब आपको पता चला कि कुछ तो एक्चुअल में मैं लकी बोलूंगा लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है एग्जिट बहुत संकरा था 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था और लकीली मैं उस 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था उसको उस तरफ जंगल था घोड़े खड़े रहते दलदल तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज हुई गार्डन में जहाँ पे बोल सकते हैं और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी 15 बाय 70 60-70 फीट की तो पूरी भर गई मैंने 1 सेकंड पीछे देखा लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेररिस्ट थे लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी तो लोग एक दूसरे को चलते हुए धक्के दे रहे थे तो मैंने उसको दलदल की तरफ धकेला दिया तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के घोड़ा छोड़ के भी भाग गया वो तो घोड़ा भी छोड़ा वो खुद भी भाग गया जंगल में और फिर पीछे मेरे मिसेस को दलदल में धक्का दिया मेरे बेटे को भी उतारा और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया हम जंगल की तरफ कूद गए और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है 8 किलोमीटर का रास्ता वो जो पैर में चोट आई थी वो वाकया क्या था एक्चुअल में कैसे वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा फिर दूसरी बार गिरे वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे तो मेरे बेटे ने मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे फिर आपको कहाँ ले जाया गया एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में मैंने ड्राइवर को कॉल किया ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मतलब मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को और कोई नीड नहीं चाहिए उन्होंने कार दी है और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाया मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको कैसा पैनिक सिचुएशन था लोग क्या रिएक्ट करेंगे कितना डर बहुत ज़्यादा था लोग चिल्ला रहे थे गिर रहे थे पहाड़ों से जो पीछे मेरे आगे भी काफ़ी पब्लिक थी मेरे पीछे भी पब्लिक थी लोग गिर रहे थे गिरते हुए आ रहे थे कोई नदी में गिर रहा था कोई पत्थर पे गिर रहा था एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे बस आपने पीछे क्या सुनाई दिया लोगों की चीखें सुनी एक बंदा मेरे बाजू में आया रो रहा था बहुत ज़्यादा रो रहा था वो यानी सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर था उसको तो मैंने बोला उसको बोला रुक रुक मेरे भाई को बोले मेरे सर में गोली मार दी बोले मेरे सामने बोले मैं अपने भाई के लिए रुका भी नहीं बोले और लोग जो बता रहे हैं कि धर्म पूछा गया नहीं वो मेरे को मालूम नहीं क्योंकि मैं एक्चुअल में एग्जिट गेट पे खड़ा था ना ये उसमें लंबी गैलरी है 15 बाय 60-70 फीट की उसके पीछे गार्डन है 60-70 फीट की गैलरी के पीछे ये टेरेस वहाँ पे थे और गैलरी पूरी पब्लिक से भर चुकी थी क्योंकि सब निकलने को देख रहे थे अंदर जो 400-500 की पब्लिक थी वो निकलने को देख रही थी सब भागने को देख रहे थे जिसको जहाँ रास्ता है वो भागने को देख रहा था तो हमारी जो गैलरी थी पूरी भरी हुई थी पीछे का नज़ारा देख नहीं रहा था और मैंने एक बार के पीछे दोबारा देखा भी नहीं पलट के पूरा पहाड़ उतरने तक हमने पीछे देखे ही नहीं गर्दन घुमा कुछ पता है आइडिया एक से ज़्यादा होगा कि कंटिन्यू गोलियाँ चल रही थी कितने देर तक गोलियों का आवाज़ आपने सुना काफ़ी देर चली कम से कम 100 राउंड तो भी फायरिंग हुई होगी और वो पूरे इसमें से बाहर निकलने आपको कितना समय लगा समय मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि उस समय न माइंड काम कर रहा था न प्यास लग रही थी न कुछ लग रहा था उनका पैर टूटा हुआ हमारे को कुछ समझ में नहीं आता हमसे भाग रहे थे और लोग जो घायल थे उनको आपने देखा है घायल मीन सब घायल होने के बाद भी भाग रहे थे कोई रुक नहीं रहा था क्योंकि रुकना मतलब पीछे से कहाँ गोली लगेगी मालूम नहीं तो सबको लग रहा था भाई सेफ नीचे पहुंचना है हमारे को जब तक सेफ नहीं होंगे जंगल में कोई सेफ्टी तो थी नहीं नीचे पहुंचना है भले लोग गिर रहे थे कोई लेडी गिर रही थी फिर कोई उठा रहा था कोई गिर रही थी कोई उठ रहा था फिर लेकिन चलते जा रहे थे
तरीके से वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद यहाँ तक आने का सफ़र क्या था? मैं एक्चुअल में फिर वहाँ अनंतनाग में मेरे को डिस्चार्ज, मैंने उन्होंने एक्सरे वगैरह किए, बोले 2 जगह से एक्चुअल में एक जगह फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आपने उनको फिर भी कंटिन्यू दौड़ाए तो दूसरा भी फ्रैक्चर हो गया। अब इनको बोले आप प्लास्टर वगैरह करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लूँगा नहीं, मेरे को एक्चुअल में अपनी सिटी जाना है। तो मतलब आपकी परमिशन है क्या? डॉक्टर बोला मैं जा सकता हूँ क्या? बोले हाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, हम प्लास्टर वगैरह चढ़ा के दे देंगे और आपको दवाई या इंजेक्शन दे देंगे और आप जा सकते बोले, लेकिन आपको ट्रीटमेंट आपके शहर में जाके लेना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं वहाँ जाके लूँगा। फिर मैं श्रीनगर अपनी खुद की कार में ही आया, कुछ नहीं, अब हम खुद ही कर रहे थे सब। श्रीनगर पहुँचा, वहाँ पे होटल वगैरह किया, वहाँ पे रहा, कंटिन्यू फ्लाइट देख रहा था, कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। तो मैंने विक्की कुकरेजा जी उनको फ़ोन किया, मतलब ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसी सिचुएशन हूँ, मतलब पैसे भी मैं देने को रेडी हूँ, मेरे को सिर्फ एक फ़्लाइट चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, दिल्ली की हो, मुंबई को, उसके आगे का भी मैं खुद कर लूँगा, सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए एक फ़्लाइट हो। क्योंकि मेरी मिसेस के पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं और मतलब मैं रुक नहीं सकता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैं डरा नहीं था कि श्रीनगर में ऐसा कोई ये नहीं था। तो उन्होंने ठीक है बोले, मैं CMO के पोर्टल पे बोले आपकी डालता हूँ, और डिटेल वगैरह लिए डाले। और उसके बाद में फिर मेरे को मुंडे जी कोई है, उनकी कॉल आई, थोड़ी देर में ही आ गई कॉल। और फिर उन्होंने कंटिन्यू मेरे को कॉल कांटेक्ट में, रात के 1 बजे तक मेरे कांटेक्ट में थे। वो मेरे से पूछ रहे थे आप कैसे हो, क्या हो, आपको फ्लाइट की टिकट मिली? मतलब हाँ मिल गई, आपने टिकट दे दिए। फिर मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो उनकी कॉल आई, बोले आप एयरपोर्ट के लिए निकले कि नहीं निकले? मतलब हाँ मैं निकला हूँ, आप टेंशन मत लो। बोले आपको कोई नीड है क्या? मतलब नहीं, मेरे को कोई नीड नहीं है, मेरे को सिर्फ फ्लाइट की टिकट चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, उसके आगे का मैं खुद ही देख लूँगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम आपको श्रीनगर से मुंबई तक की टिकट दे रहे हैं, बोले आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मुंबई से मैं नागपुर खुद ही कर लूँगा, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ से निकलना है। वाकया ये पूरा इंसिडेंट आपके दिमाग में अभी भी होगा, कितना आपको डर लगा था और क्या महसूस कर रहे हो अभी यहाँ आने के बाद? नहीं, उस मेरे को एक्चुअल में वही सिर्फ एक नज़ारा है जो लोग एंजॉय कर रहे थे 5 मिनट पहले, जो नज़ारे थे वो नज़ारे और बाद का माहौल बहुत अलग हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी उस समय तो एक ही था कि फैमिली को नीचे लेके जाना है, सेफ करना है और इनका ट्रीटमेंट करवाना है, बस यही लग रहा था। उस समय क्या महसूस किया कि आपने? एक्चुअल में मेरे को सबसे पहला डर तब लगा जब गोलियां कंटिन्यू चल रही थी, डर लग रहा था, काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत दिखाया, उसके कारण मेरे को हिम्मत आई, चलो नीचे भगवान का नाम लेते जाए, जय माता दी बोल रहे थे और नीचे चलते जा रहे थे। अभी भी खौफ है उस चीज़ का, आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुँचे वो हमको बता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुँचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियाँ आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए हैं, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया, एक खुशी का उस समय आप लोग खुशी मना रहे थे या फिर एंजॉय कर रहे थे वहाँ, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा दुख में, गम में बदल गया पूरा माहौल? वो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्जिट पे पहुंचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से, और गोलियों की आवाजें आ रही थी। तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे, और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, नीचे उतरते जा रहे थे। किस तरीके का मंजर था वहाँ पे? आवाजें, चीखे, गोलियों की बौछार, क्या आपने महसूस किया उस समय? बस लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, गोलियों की आवाज़ सुनी, उसके बाद तो नीचे उतरना था। फिर तो माइंड में कुछ था ही नहीं, वो अपना ही हम देख रहे थे कि कैसे नीचे पहुँच जाए। আৰু কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হৈছিল, গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। আৰু পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় যুঁজ দিবলৈকে সাজু হৈছে
আমছু খিলঞ্জীয়া সমিতি পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনত মুছলমান যুৱকসকলে যুঁজ দিবলৈকে সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে গোলাঘাটত চৰকাৰক যিকোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব ভাৰতীয় সেনাকো সহযোগিতা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আমি মাৰ বান্ধি ওলাই আহিম বুলি কৈছে গোলাঘাট নগৰত আমছু খিলঞ্জীয়া অসমৰ গোলাঘাট জিলা সমিতি আৰু গোলাঘাট নগৰ মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ এই মন্তব্য কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদ্গতি আহতৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে উলিয়াই এক মৌন সমদল আৰু কাশ্মীৰৰ ঘটনা একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত যিটো ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আমি প্ৰথমতে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যিসকল লোক শ্বহীদ হৈছে তেখেতলোকৰ পৰিয়াললৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল আহত হৈ আছে তেখেতলোকক দ্ৰুত আশু আৰোগ্য আমি কামনা কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে ভাৰতত আহি পাকিস্তানৰ পৰা উগ্ৰপন্থী আহি কেনেধৰণৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে আমি আচৰিত হৈছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা আমি আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ তথা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এই যি পাকিস্তানে যি উগ্ৰপন্থী সৃষ্টি কৰিছে এই পাকিস্তানক অতি সোনকালে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব লাগে আৰু এই দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মুছলমানৰ যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় মই এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিছোঁ যে মুছলমান মানেই সন্ত্ৰাসবাদী নহয় আজি দুই এজন মুছলমানে কিবা কৰিলে যে সমগ্ৰ মুছলমান দুখী হ'ব তাৰ কোনো কথা নাই সেয়েহে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান তেজাল যুৱক আছে মুছলমান যুৱক আছে এই যুৱকসকল চৰকাৰক সহযোগ কৰিবলৈ পাকিস্তান যাবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি চৰকাৰক অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি ভাৰতৰ মুছলমানৰ যুৱকৰ প্ৰয়োজন হয় পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবৰ কাৰণে আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ পাকিস্তান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত হৈছে প্ৰতিবাদ সচলত পাকিস্তানৰ পতাকা জ্বলাই প্ৰতিবাদ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত পেহেলগাম আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াত পৰৱৰ্তী খবৰ ভ্যাটিকান চহৰলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু পোপ ফ্ৰান্সিছৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ সৈতে ৰাওনা হৈছে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু জৰ্জ কুৰিয়ান আৰু জছুয়া ডিচুজা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো পুনৰবাৰ ভ্যাটিকান চহৰলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু পোপ ফ্ৰান্সিছৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁৰ সৈতে তেওঁ সংগ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে ৰাওনা হৈছে একেলগে ভ্যাটিকান চিটিলৈ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু জৰ্জ কুৰিয়ান আৰু জছুয়া ডিচুজা মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হোৱা পেহেলগামত মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা উভতি আহিছে গোৱালপাৰাৰ দৰংগিৰিৰ 21গৰাকীকৈ পৰ্যটক আক্ৰমণৰ আগদিনা পেহেলগাম এৰিছিল 21জনীয়া পৰ্যটকৰ দলটোৱে আজি গোৱালপাৰা ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে পৰ্যটকৰ দলটো পেহেলগামৰ পৰা আহি থকাৰ সময়তে গাড়ীতেই শুনিছিল হত্যাযজ্ঞৰ সেই খবৰ কাশ্মীৰৰ বাকী স্থানসমূহত আৰ্মি CRPF বা নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে যদিও পেহেলগামত নাছিল কোনো নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু চিৰবৰী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আজিও এঘৰি যুঁজাৰ মন এজন প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াৰ লাগে মাথো ভাৰত চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দেশনা পালে যুদ্ধলৈ সাজু 72 বছৰীয়া এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেপ্টেইন ভাৰত চৰকাৰ বা সেনা বাহিনীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত মাতিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সাজু ঘনকান্ত কেউট নামৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া হোবাহুৰ 25টা চিলাই আজিও সজীৱ কৰি ৰাখিছে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ ভয়ানক স্মৃতি ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেপ্টেইন ঘনকান্ত কেউটে ভৰি দিছে 72 বছৰ বয়সত 1999 চনৰ 22 মেত কাৰ্গিলত পাকিস্তানী সেনাৰ ভয়ানক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা ঘনকান্ত কেউটে 2005 চনত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু পাকিস্তানৰ নাম শুনিলে ঘৃণাৰ ভাৱ উপজা ঘনকান্ত কেউটে শেহতীয়াকৈ পেহেলগামৰ এই ঘটনাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে স্থলসেনা বায়ুসেনা আৰু নৌ
নৌসেনা বাহিনীক তৎপৰতাৰে যুঁজি পাকিস্তানৰ নাম নিচান মচি পেলাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰয়োজনত নিজেও এটা নিৰ্দেশতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আকৌ হাতত মাৰণাস্ত্ৰ তুলি লবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ